आपके पास खूब सारे पैसे हो, जो चाहे वो खरीद सके, गाड़ी, बंगला और अपने मन की हर चीज। ऐसा कौन नहीं चाहता है। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है ताकि वो अपने शौक, खासकर मटेरियलिस्टिक वांट्स को पूरा कर सके। लेकिन पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर है तो वो रास्ता सही नहीं है और करोड़पति बनने के सफर में आप और हम कई गलतियां करते हैं। आज के बिज मनी के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही मनी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने अवॉइड किया तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा। मेरे दोस्त ऋषि ठीक ठाक कमा लेते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। लेकिन पिछले दिन जब मैं उससे थोड़ा डिटेल्स में बात कर रही थी तो पता चला कि उसने पैसे तो जमा कर लिए हैं और निवेश भी कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसका फाइनेंशियल एम क्या है। उसने सोचा ही नहीं कि उसके शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या है। यानी उसे निवेश किए गए पैसों का कहां और किस काम में इस्तेमाल करना है, ये आइडिया ही नहीं है, ना ही कोई प्लान है। और ये है हमारी सबसे बड़ी मनी मिस्टेक या गलती जो हम करते हैं, फाइनेंशियल गोल ना सेट करके। और हमारे देश में तो कई लोग ऐसे हैं। आपको अपनी इच्छाएं और फ्यूचर में होने वाले बड़े खर्चों के लिए माइंड मेकअप करके रखना चाहिए और उसके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। जैसे कार लेना है तो उसके लिए अलग एसआईपी करें, घर के लिए और दूसरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी के लिए अलग निवेश। यानी हर इन्वेस्टमेंट का एम आपको फिक्स रखना है। आगे सुनिए, ऋषि ने यह भी नहीं सोचा कि इमरजेंसी आई तो क्या होगा। उसने पैसे बस कमाए, खर्च किए और जो बचे निवेश कर दिए। फिर मैंने उससे पूछा, मान लो किसी वजह से अगर तुम्हारी नौकरी चली गई या इनकम बंद हो गया तो अपने खर्चों के लिए तुमने क्या व्यवस्था किया है। ऋषि बिल्कुल चुप। फिर मैंने उसे बताया, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अनचाही घटनाओं के लिए इमरजेंसी बजट जरूर रखना चाहिए। इमरजेंसी बजट ना होने पर कर्ज लेने की नौबत आती है। अनचाहे खर्चों से बचने में भी इमरजेंसी बजट मदद करता है। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। कम से कम 6 मंथ्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस और आइडियली 12 महीने का पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। और इसे कहां रखें ये भी गौर से समझिए। 70% ऑफ फंड एफडी में रखें। हाँ, ध्यान रहे कि एफडी तोड़ने पर पेनाल्टी ना लगे, ये चेक कर ले। बाकी 20% बैंक के सेविंग अकाउंट में रखें ताकि आप इसे आसानी से निकाल सके और बचे 10% उसे कैश के तौर पर अपने पास रखें। इससे आप बेहतर तरीके से इमरजेंसी के सिचुएशन में अपने आप को, अपनी जरूरतों को हैंडल कर पाएंगे। वहीं उससे और बातें हुई तो पता चला साहब ने इंश्योरेंस भी नहीं लिया है। उसके अनुसार ये पैसों की बर्बादी है। मैंने तो सिर पकड़ लिया। पता है, उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स, वाइफ और 2 साल का एक बेटा भी है और उसकी कमाई से ही उसका पूरा परिवार चलता है। फिर मैंने उसे समझाया कि जैसे पैसे बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है, ठीक उसी तरह सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस भी जरूरी है। सोचिए, आज इलाज का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भगवान न करे आप दुर्घटनावश संसार में नहीं रहते हैं तो आपके परिवार को आपके बीमा से अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और इस रकम से उनकी जिंदगी का गुजारा हो जाएगा। आप सभी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जरूर कराएं, क्योंकि ये न केवल आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है बल्कि आपको मेंटल पीस भी देता है। आप जब लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो आपके एनुअल इनकम का 20 गुना होना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो 20 गुना के हिसाब से आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वहीं अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आप इसे ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए 30 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कवर ले। यानी आप अपने शहर के हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज पता करें और उसके हिसाब से कवर ले। एक एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। मान लीजिए एक दिन का खर्चा आपके शहर में हॉस्पिटलाइज होने का 25,000 रुपए आता है, तो आपके पेरेंट्स के लिए आप 7 से 7.5 लाख का कवर ले। और आपकी उम्र अगर करीबन 30 साल के आसपास है तो आप कम से कम 20 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज जोड़ ले। यानी करीब 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। बिज मनी के पुराने एपिसोड्स में आप इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। वहीं ऋषि की गलतियों की लिस्ट यही नहीं खत्म हुई। उससे पता चला कि उसने रिटायरमेंट को लेकर भी कोई प्लानिंग नहीं की है। जब मैंने पूछा तो उसने सीधे कहा, अरे यार, अभी काफी समय है, अभी क्या सोचना। लेकिन पता है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप क्या 60 में पैसे जोड़ना शुरू करेंगे उसके बाद के लिए? कई लोग हैं जिन्हें ये उलझन होती है कि प्लानिंग तो कर भी ले लेकिन पैसे लगाए कहां। तो आप 60 के बाद सुकून की जिंदगी जीने के लिए
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में पैसे लगा सकते हैं। आप अगर 40 साल के भी हैं तो एनपीएस में 5,000 रुपए हर महीने जमा करना शुरू करते हैं, तो अगले 20 साल तक इसे जारी रखते हैं तो आपको 60 साल की उम्र में आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होगा और 20 साल में 14% के हिसाब से आपको 65,81,732 रुपए मिलेंगे। अब अगर आप 40% रकम को एन्युटी के तौर पर तय करते हैं तो आपको 60 साल की उम्र में एक मुश्त रकम मिलेगी, तकरीबन 39,50,000 रुपए। बचे करीबन 26 लाख रुपए से आपको पेंशन दी जाएगी। अब इस पर आप अगर 6% का एन्युटी रेट मान लेते हैं तो आपको हर महीने 13,163 रुपए का पेंशन भी मिलेगा। वहीं आप एलआईसी के सरल पेंशन प्लान से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों की भी डिटेल वीडियो आपको बिज मनी के एपिसोड्स में मिल जाएगी। वहीं बात में ऋषि से यह भी पता चला कि वो पिछले 4 सालों से एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करता आ रहा है। उसने समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया है, यानी उसकी सैलरी बढ़ी, उसके खर्चे भी बढ़े, लेकिन उसने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। यह है हमारी अगली मनी मिस्टेक। अपने एसआईपी को टॉप अप करना बहुत जरूरी होता है। हर साल हमारा वेतन बढ़ता है, वैसे ही हर साल एसआईपी की निवेश राशि भी बढ़ाई जा सकती है ताकि हमें ज्यादा रिटर्न मिले। आपके फायदे के लिए हर साल एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना जरूरी है। तो आप भी ऋषि की इन मनी मिस्टेक से सीख ले और इन गलतियों से बेहद दूर रहे। आज के बिज मनी के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए बिज तक।